वो तो क्या है, जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा जहाँ भी, सब यही बताते हैं कि हाइपरसोनिक का म्यूजिक सिस्टम लगा लो और स्पीकर लगा लो और क्या पता क्या क्या लगा लो। हाइपरसोनिक तो बिल्कुल कचरा है, वो तो बिल्कुल मतलब मुझे समझ नहीं आता लगाते ही क्यों है। मैं देख पा रहा हूँ ये टॉप मॉडल एसएक्स ऑप्शनल में आते हैं, तो इनको कितने टाइम बाद आपने अपग्रेड कराया? इनको मैंने अपग्रेड कराया था आई थिंक नेक्स्ट डे, अगले दिन ही? आज तो मैं अगर गाड़ी लेने जाऊँगा ना तो मैं एटलीस्ट EX मॉडल ही लूँगा। ई मॉडल तो मैं पर्सनली नहीं लूँगा, क्योंकि इसकी हेडलाइट काफ़ी मतलब कमज़ोर है मेरे हिसाब से थोड़ी। जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा कि भाई HID लगाने से बहुत अमूल चूल हो जाता है कि इधर से उधर, तो मैंने ऐसे ही शौक में गया तो उसने बोला कि भाई सर बिल्कुल मज़ा आ जाएगा और ये सब चीज़ें बताई उसने, तो मैंने शौक में चेंज करा ली। पर मुझे तो लगता है कि इससे बढ़िया तो पहले वाली थी। तो मेन तो अब सर की भी हम हेडलाइट अपग्रेड करेंगे, जिसमें हम एक्सल लाइट के बल्ब लगाएंगे, यही अपने 9005। हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो आज हम देखने वाले हैं हुंडई क्रेटा का डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू। अब सामने से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्रेटा का बेस मॉडल है। वहीं अगर मैं आपको इसके साइड में लेकर जाऊं तो एलॉय व्हील देखकर आप सोचेंगे कि यार ये आखिर ये मॉडल है कौन सा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है अपना क्रेटा बेस ई मॉडल, जिसमें मतलब अगर आप आज भी जाते हैं ना शोरूम इसकी इंक्वायरी करने, तो कम से कम 3 से 4 महीने की वेटिंग चल रही है, जबकि गाड़ी को लॉन्च हुए इतना टाइम लग गया। लेकिन आज भी इसकी इतनी डिमांड है ना इस वाली, खास करके इस वाले मॉडल की, क्योंकि हुंडई क्रेटा का जो बेस मॉडल है वो काफ़ी हिट रहा है, क्योंकि इसमें मतलब सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं और वैल्यू फॉर मनी है, और इतनी बड़ी गाड़ी हमें इतने अच्छे बजट में मिल जाती है। तो इसीलिए आज भी इस पर 3 से 4 महीने की वेटिंग मिल जाती है। तो आज हम देखेंगे हुंडई क्रेटा का पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस, और मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा जो कि ओनर ने अपने मतलब आप देख पा रहे होंगे। तो एलॉय व्हील एकदम टॉप मॉडल वाले डलवा रखे हैं, तो सब चीज़ हम ओनर से जानेंगे कि उनको कितना वेट करना पड़ा और कितने टाइम में मिल गई। और मैं आपको बता देता हूँ, ये है क्रेटा डीजल ई। डीजल में इसकी और भी ज़्यादा डिमांड रहती है। पेट्रोल तो हालांकि आपको थोड़े कम टाइम में मिल जाती है, लेकिन डीजल पे आज भी अच्छी खासी वेटिंग है। तो अब हम हुंडई क्रेटा के ओनर को इनवाइट कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ ओम प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू। तो सर आपने हुंडई क्रेटा कब ली थी अपनी? ये मैंने ली थी 5 नवंबर 2020 को। तो लगभग सर देखें अब 2022 चल रहा है, तो लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। तो मतलब जहाँ मार्केट और कंपटीशन में इतनी सारी कार थी, तो वहाँ आपका हुंडई क्रेटा का ही कैसे मूड बना? हुंडई क्रेटा का मूड तो मैंने मार्केट में गाड़ी देखी थी चलते हुए, मेरे सामने वो जा रही थी, उसको देख के मुझे अच्छी लगी, तो मैं ऐसे ही शोरूम पे पहुंचा क्यूरी करने के लिए अपनी कि भाई क्या गाड़ी है क्या नहीं है। तो मतलब आपने हुंडई क्रेटा ही देखी थी? हाँ, हुंडई क्रेटा देखी थी, और जब मैं ले रहा था तो उस प्रोसेस में मैंने सेल्टोस देखी थी, तो मेरे को उतनी पसंद नहीं आई खास। अच्छा, तो मतलब आपको डिज़ाइन वाइज और हुंडई क्रेटा ज़्यादा पसंद आई, और मतलब सेगमेंट का था मेन, या फिर आपको गाड़ी जच गई थी? मेरे को गाड़ी जच गई थी जैसे क्योंकि इस बजट में वेन्यू का टॉप मॉडल भी आ जाता है, तो आपने क्या वेन्यू देखी नहीं बिल्कुल भी? नहीं, वेन्यू जब शोरूम पे जाते थे तो काफ़ी सारी गाड़ी दिखाते तो उसमें देखी थी, पर मैंने मार्केट में देखी थी, मेरा मन भी बन गया था क्योंकि ये मेरे को यही लेनी है। मतलब आप कह सकते हैं कि सर के दिमाग में एक ही बार सेट हो गई, और वो कहते हैं ना जब एक बार कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वही परचेस करनी चाहिए। तो सर आपका ये मॉडल कौन सा है? वैसे मैंने बता दिया, लेकिन आप भी एक बार बता दीजिए। इसका बेस मॉडल है डीजल में, ई मॉडल। तो ई मॉडल ये है, और मैं आपको खास बात बताना चाहूँगा कि सर काफ़ी इसमें मतलब लकी रहे, क्योंकि अब जो ई मॉडल आप देखोगे उसके जो इंडिकेटर है वो फेंडर पे आने लग गए, वहीं सर के कार में वही ORVM पे आए। तो सर इस चीज़ में आप अपने आप को लकी मानते हो क्या? क्योंकि कुछ टाइम बाद ही ये फेंडर पे देने लग गए थे इंडिकेटर। वो शायद नेक्स्ट मंथ है, उसके नेक्स्ट मंथ में से फेंडर पे आने लग गए थे वो, तो शायद मैं लकी हूँ इस बारे में, तो कि मेरे को क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लगता है ज़्यादा। तो सर 2020 में तो कार की काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, तो आपने कब भी ये बुक कराई और आपको कितना टाइम बताया गया था शोरूम के द्वारा? ये मैंने बुक कराई थी सितंबर के स्टार्ट में, और उन्होंने मुझे 2 से ढाई महीने का टाइम बताया था, पर उन्होंने मुझे शायद 2 महीने के अंदर अंदर दे दी थी गाड़ी। अच्छा, 2 महीने के अंदर अंदर दे दी थी। तो सर उसके बाद कितने की पड़ गई थी आपको ये कार? ये मेरे को एग्जैक्ट पड़ी है 11,89,000। तो मतलब वही 12 लाख हम मान सकते हैं कि 12 लाख की सर को कार पड़ी। तो जैसे 12 लाख अपने कार पे खर्चे, तो आपको वर्थ लगता है? हाँ, 12 लाख के हिसाब से गाड़ी बढ़िया है एकदम। बढ़िया सर। तो अब जैसे आपने 12 लाख इस पे खर्च कर दिए, उसके बाद आपको क्या क्या ज़रूरत महसूस हुई कि यार ये तो देना ही चाहिए था कंपनी को 12 लाख लेने के बाद भी? मुझे तो इसमें मेन तो एक ही चीज़ की कमी लगी कि इसमें म्यूज़िक सिस्टम होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो नहीं था। और तो शो के तौर पे मैंने जैसे अलॉय व्हील्स लगवाए। उस पर भी हम आएंगे कि सर ने अलॉय व्हील कहाँ से लगवाए, और ये मतलब
और तो खास बेस मॉडल जिस हिसाब से अपने लिया है उस हिसाब से तो ठीक था, कोई ऐसे कोई खास कमी नहीं थी कि भाई। तो बस मतलब आपको एक म्यूजिक सिस्टम की कमी खली। हाँ, मुझे तो म्यूजिक सिस्टम की कमी खली इसमें। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि जो अपनी हुंडई क्रेटा ई बेस मॉडल आती है उसमें क्या है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। ये तो सर ने अपग्रेड करा है, बिल्कुल यहाँ खांचा बना हुआ आता है। तो हमें आफ्टर मार्केट ही लगवाना होता है, ना वो स्पीकर देते हैं ना म्यूजिक सिस्टम। लेकिन सर ये है 12 लाख लेने के बाद उनको एटलीस्ट म्यूजिक सिस्टम तो देना ही चाहिए। हाँ, ये म्यूजिक सिस्टम तो देना ही चाहिए उनको, ये म्यूजिक सिस्टम तो मस्ट है मतलब। तो अब आप देख सकते हैं कि सर मतलब एक चीज़ से डिससेटिस्फाइड थे जो कि म्यूज़िक सिस्टम नहीं दिया था। उसके बाद सर अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सर ये जो आपने एलॉय व्हील लगवाए हैं, मैं देख पा रहा हूँ ये टॉप मॉडल एसएक्स ऑप्शनल में आते हैं। तो इनको कितने टाइम बाद आपने अपग्रेड कराया? इनको मैंने अपग्रेड कराया था आई थिंक नेक्स्ट डे, अगले दिन ही? हाँ, नेक्स्ट डे मैंने अपग्रेड करा लिया था, क्योंकि जो तो उससे बात चल रही थी मेरी, तो उसने मेरे को नेक्स्ट डे अपग्रेड कर दिया। अच्छा, मतलब आपने पहले ही बात कर ली हाँ, थी? पहले बात कर ली थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, अपनी बेस मॉडल में 16 इंची का टायर आता है, वहीं सर ने एकदम 17 इंची का टायर लगवा लिया, 215 60 R17। तो ये 17 इंची का टायर है और एलॉय अपना वही कंपनी वाला ही है, एसएक्स ऑप्शनल। तो सर ये आपने कंपनी से लिया था एलॉय व्हील या फिर आफ्टर मार्केट? नहीं, उसने कंपनी से मंगाया था। अच्छा, मतलब टायर वाले ने एक साथ कर दिया था। तो आपने अपने पिछले टायर और रिम दे दिए होंगे? हाँ, उसको दे दिया मैंने। और टायर और नए ये लगवा लिए? हाँ, तो आपको ये कितने का सेटअप पड़ गया पूरा? ये मेरे को टोटल मिला के उसने लिए थे मेरे से 48,000। मतलब वही 50,000 लगा लो। तो मतलब अब तक आपने 12.5 इस पे खर्च कर दिए थे। तो उसके बाद अब आपने मुझे बताया, जैसे कि हम बिफोर कैमरा जब मैं सर से बात कर रहा था तो सर ने बताया कि म्यूज़िक सिस्टम सर ने हाइपरसोनिक का लगवाया था, लेकिन अब वो सर ही बताएंगे कि उनको कैसा उसका रिस्पॉन्स लगा और क्या सर का एक्सपीरियंस था। वो तो क्या है, जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा जहाँ भी सब यही बताते हैं कि हाइपरसोनिक का म्यूजिक सिस्टम लगा लो और स्पीकर लगा लो और क्या पता क्या क्या लगा लो। तो मैंने लगवा लिया, तो लगवाने के बाद मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इसमें, बिल्कुल मतलब जीरो था वो। मतलब आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा बिल्कुल। मैंने 4 स्पीकर लगवाए और म्यूजिक सिस्टम लगवाया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था वो। मतलब सर साउंड वाइज अच्छा नहीं था या फिर आपको म्यूजिक में फील ही नहीं आता था बिल्कुल उसमें, बिल्कुल मतलब जैसे कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बुझा बुझा सा म्यूजिक चल रहा है उसमें। मतलब यही है कि क्या ही लगवा लिया? क्या ही लगवा लिया, मैं उसको ऑन ही नहीं करता था कभी। मैंने उसको कभी ऑन ही नहीं किया, शायद 10-5 दिन सुना होगा मैंने, तब जब से उसका फील आने लगा मेरे को, मतलब उसका फील ही नहीं था, तो मैंने उसको बंद ही कर दिया परमानेंटली। और अब वहीं मैं आपको दिखाऊं तो अब सर ने एकदम वही वाला म्यूज़िक सिस्टम डलवा रखा है जो कि हमें कंपनी से देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमें कंपनी से EX और उन मॉडल में यही लगा मिलता है, पेट्रोल वाले में। तो सर अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो आपने म्यूज़िक सिस्टम लगवाया ये एग्जैक्ट कंपनी वाला ही है जो पेट्रोल में कंपनी ऑफर करती है। तो ये आपने ये भी आफ्टर मार्केट से लगवाया या फिर ये कंपनी से ही लगवाया? नहीं, ये मैंने ना ऑनलाइन खरीदा OLX से। अच्छा, सेकंड हैंड आपको पड़ गया? खरीदा, किसी ने हटवाया था तो उससे बात करके उससे लेके फिर मैंने लगवा लिया इसको। लेकिन उसको सर लगाने में बड़ी दिक्कतें आई फिर। OLX से मंगाने में थोड़ा डर सा लगता है क्योंकि स्कैम आपको पता ही है काफ़ी होते रहते हैं। तो आपको 10 से 11,000-12,000 रुपये के लिए आदमी इतनी रिस्क ले सकता है, मतलब अब ये अगर 45,000 50,000 का था तो आदमी सोचता 2 बार। हाँ, ये नहीं, मेरे को दिल्ली से मंगवाया था मैंने, किसी दिल्ली या गुड़गांव से। मतलब कोई स्कैम नहीं हुआ आपके साथ? स्कैम नहीं हुआ, वो मेरा फ्रेंड रहता है, उसको आके दे गया था वही। अच्छा। तो सर इसको जैसा आपने अभी बताया कि लगाने में दिक्कत आई, क्या क्या दिक्कतें फेस हुई आपको? दिक्कतें तो ये है कि डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर नहीं सकते इससे, इसके लिए कोई एक डिवाइस मंगानी पड़ी। तो मैंने बॉम्बे से ऑर्डर की थी, तो आई थिंक 4,000 to 5,000 की पड़ी थी मेरे को वो भी आपको। और ये 12-1,000 का? 12,000 15 16 17,000 लगते थे मेरे तो अब ये सही से काम कर रहा है वैसे? को। अभी ये बराबर से काम कर रहा है, मतलब अब सब चीज़ इसमें हम कर सकते हैं? हाँ, सब चीज़ इसमें कर सकते हैं। और इसमें मैंने सन ग्लास होल्डर जो लगवाया था, तो जो कंपनी का जो माइक आता है ना, वो भी इसमें ऑन हो गया था। अच्छा, मतलब सब चीज़ अब प्रॉपर वर्किंग करने लग गई। हाँ, तो सर हाइपरसोनिक के बाद कंपनी का लगवाने से सेटिस्फाइड हो अब आप? उसके बाद मेरे को फुल सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि म्यूजिक में ना वॉइस मतलब फील आता है मेरे को अच्छा सा, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ चल रहा है, अच्छा सा मज़ा सा आता है। हाइपरसोनिक तो बिल्कुल कचरा है, वो तो बिल्कुल मतलब मुझे समझ नहीं आता लगाते ही क्यों है। अगर आपको लगाना तो सोनी लगवा लो या फिर कंपनी फिटेड लगा लो, हाइपरसोनिक तो बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए। तो मतलब सर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे हाइपरसोनिक? और सर मैं नीचे भी देख पा रहा हूँ कि इसमें फॉग लाइट भी आपने लगवाई है। मैं आपको बता देता हूँ, ये बेस मॉडल है डीजल का, तो इसमें फॉग लाइट भी नहीं आती। तो सर ये भी आपने आफ्टर मार्केट लगवाई है? हाँ, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई।
और नहीं, ये तो ओरिजिनल है, पर इसमें बल्ब मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। अच्छा अच्छा। तो एलईडी लाइट लगवाई तो शायद मुश्किल से 2-3 महीने में बंद हो गई, अब जलती नहीं है वो? चलती नहीं है वो। तो आपने दिखाया नहीं फिर इसको? क्या दिखाया अब इसको मतलब सर परेशान हो गए कुछ कुछ चीज़ों से। ये लाइट तो मतलब फालतू ही लगवाना है, कोई सेंस नहीं है उसका। मतलब आपने वैसे ही सोचा कि फॉग लाइट नहीं लगवाता तो ही ज़्यादा सही रहता? हाँ, या फोग लाइट लगवाता तो ओरिजिनल को रहने देता मैं। हाँ, इसमें ये मतलब उसके बल्ब साथ चेंज नहीं बल्ब करता। चेंज नहीं करवाते। इसकी हेडलाइट काफ़ी मतलब कमज़ोर है मेरे हिसाब से थोड़ी। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें तो वाइट वाइट भी जल रहा है। तो सर कंपनी से जैसे आपने कार ली तो कितने टाइम के बाद आपको लग गया कि हेडलाइट में दम वाली बात नहीं है? मतलब दम मुझे, मतलब वो भी गाड़ी लाइट भी ठीक थी मेरे हिसाब से, सो थी, मतलब ऐसा कुछ खास कमी नहीं थी। पर जैसे मैंने यूट्यूब पर देखा कि भाई HID लगाने से बहुत अमूल चूल हो जाता है कि इधर से उधर, तो मैंने ऐसे ही शौक में गया तो उसने बोला कि भाई सर बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ये सब चीज़ें बताई उसने। तो मैंने शौक में चेंज करा ली, पर मुझे तो लगता है कि इससे बढ़िया तो पहले वाली थी। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर ने क्या अपग्रेड करा है, जब आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी। इसीलिए मैं आपको जो गूगल फॉर्म भरते हैं उनसे जब मैं बात करता हूँ, इसीलिए मैं HID रिकमेंड नहीं करता। और अब मैं दिखा देता हूँ आपको, और ये तो मेरी कोई बनाई हुई बात भी नहीं है, तो सर खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। सर आप देख सकते हैं सर ने प्रॉपर ओसराम की HID किट डलवाई थी, जो कि अपने आप में काफ़ी महंगी और एक्सपेंसिव आती है। और इसको डलवाने के बाद भी सर सेटिस्फाई नहीं है। तो सर इसमें क्या कमी लगती है आपको मेन? ये जब क्या है कि अगर खाली रोड पे आप चल रहे हो ना, तो आपको लगता है कि बहुत उजाला है, और जब आप हाईवे पे आते हो तो फिर ऐसा लगता है कि कोई मतलब वाइट है, बट मतलब मज़ा सा नहीं आता है, मतलब जो विजिबिलिटी है उतनी बनती नहीं है। और सर इतना मतलब HID पे आपने खर्च करा, जब भी वो वाली बात नहीं मेरे आई? को तो इससे तो बेटर मेरे को जो इसकी कंपनी फिटेड है वो लगी मेरे को पर्सनली। मतलब लोगों को ये बोलेंगे तो काफ़ी गलत लगेगा कि HID से अच्छा कुछ हो सकता है, और मैं क्या है काफ़ी रनिंग कर रही मेरी अभी 4-6 महीने से, तो मतलब मेरी काफ़ी रनिंग है, तो उस हिसाब से मेरे को ये लगता है कि वही लाइट ज़्यादा अच्छी है। तो आप देख सकते हैं सर HID डलाने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन सर का भी सल्यूशन अपन निकालेंगे, इसीलिए मैं आज सर से मिला हूँ। तो मेन तो अब सर की भी हम हेडलाइट अपग्रेड करेंगे, जिसमें हम एक्सल लाइट के बल्ब लगाएंगे, यही अपने 9005। तो सर जैसे आपको कार लिए 1 साल हो गया, तो आपने कितनी ड्राइव कर दी है एक बार ये? तो मैं आपको MID में अगर दिखाऊं तो गाड़ी 23,000 चल गई। तो सर मतलब 1 साल में 23,000, तो इससे हम लगा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रनिंग रही है आपकी। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस 23,000 चलाने के बाद कार के साथ कैसा रहा? कार का मतलब कार चलाने में तो बहुत ही अच्छी है, कार में तो कोई कमी नहीं है। मतलब इसे चलते हैं कभी हर तरह के, मतलब पहाड़ों पे तो नहीं गए, पर ऐसे जैसे कि अपन रूटीन लाइफ में जो चलते हैं गाँव में शहर में, तो सब जगह चलाई, पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और सर जैसे 23,000 ये चल गई, तो मेरे हिसाब से 2 सर्विस भी इसकी हो गई होंगी, तो हाँ, 2 सर्विस सर्विस। कॉस्ट क्या रही? सर्विस कॉस्ट जो 3 सर्विस हो गई, वो एक तो 1000 पे जो ऐसे टाइम पास होती है, उसके अलावा 2 सर्विस हो गई। तो उसमें एक में मेरे को 2,500 रुपये लगे थे, 2600 मतलब 2,500 से 3,000 के बीच में लगे थे, और नेक्स्ट सर्विस मेरे को 3,000 से 3500 के बीच में लगी। मतलब जो 20,000 पे सर्विस हुई थी वो आपकी 3,500 में हो हाँ, गई थी। 3,500 के आसपास अप्रोक्स। तो देख सकते हैं आप सर की मतलब 20,000 के बाद ही मतलब 3,500 में हो गई थी, और मेरी वेन्यू 20,000 के बाद उसकी 3,800 की हुई थी। तो मतलब मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मेंटेनेंस चाहे आप क्रेटा ले लो चाहे वेन्यू, ऑलमोस्ट सेम है। हल्का बहुत अंतर आ सकता है कभी कोई पार्ट का इशू पड़ जाए तो, वरना ऑलमोस्ट मेंटेनेंस सेम है। उसके बाद सर जैसे आपने डीजल लिया तो माइलेज कितने का निकालती है ये देखो अभी इसमें ये 6,000 का बता रही है, 6,200। हाँ, ये ट्रिप 54 दिखा रही है, और उसमें आप देख सकते हैं 19.8 का माइलेज दिखा रही है। हाँ, जबकि मैं चलाता भी हर तरह से, ट्रैफिक में भी चलाई है, हाईवे पे सब मिला के ये ओवरऑल है। ओवरऑल 19.8 इतनी बड़ी गाड़ी से काफ़ी अच्छा माइलेज है। तो सर माइलेज वाइज आप एक मतलब सेटिस्फाइड है? हाँ, मैं तो मतलब अच्छा ही माइलेज दे रही है, आई थिंक 20 का तो। हाँ, 20 का तो काफ़ी अच्छा माइलेज दे जैसे रही मैं है। चलाता तो तेज ही हूँ, तेज मतलब हाँ, नॉर्मल। ठीक है। हाँ, मतलब हाँ, ऐसा कि माइलेज ओरिएंटेड नहीं चलाता, पर फिर भी ठीक। हाँ, मतलब आप ऐसे नहीं देखते हाँ, कि कि 80 कितना पे ही माइलेज। मेंटेन करूं हाँ, मैं, इतना ताकि नहीं। हाँ मतलब वही नॉर्मल अपन हाँ। डे टू डे लाइफ में जो चलाते हैं वैसे ही आप राइड करते हैं। सर अब एक बार जैसे आपने 1 साल यूज़ कर लिया, तो आपको कुछ कार के पॉजिटिव आप शेयर करना चाहोगे जो आपको मतलब बेहद ही अच्छे लगते हैं इस कार के बारे में? कार सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है कि चलने में बड़ी अच्छी है, मतलब चिपक के चलती है, जो अपन देसी भाषा में बोलते हैं। हाँ, मतलब स्टेबल काफ़ी हाँ, रहती है स्टेबल रोड पे। काफ़ी है। और कोई पॉजिटिव? और तो इसमें मतलब सभी पॉजिटिव है, आई थिंक अच्छा, तो मतलब सर को ओवरऑल कार काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा सर नेगेटिव भी बता दो।
नेगेटिव तो यही था कि इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं था, सबसे बड़ा नेगेटिव तो यही था इसमें। और एक डिफोगर नहीं था इसमें, ये शायद आई थिंक हाँ, पीछे का डिफॉगर नहीं लोग मिलता। इसको कंसीडर करते नहीं है, पर ये जैसे पर डे चलने वाले के लिए, पर डे चलाता है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कभी ओकेजनली चलाते हो आप तो कोई खास बात हाँ, नहीं उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन डे टू डे जिनकी रनिंग रहती है, जब सर ने 1 साल में ही 23,000 चला दी, तो इससे आप देख ही सकते हैं कि सर की रनिंग काफ़ी है। एक बार चलते टाइम ये एक्सीडेंट हो गई थी गाड़ी काफ़ी, तो यहाँ से काफ़ी पूरा पोर्शन ब्रेक हो गया था इधर से, यहाँ से लेके यहाँ पे, मतलब अंदर इंजन तक नहीं था, पर ये ऊपर से पूरा निकल गया था, यहाँ तक ये भी चला गया था। तो सर इतना खतरनाक किस चीज़ से कोलिजन हुआ था? वो एक ऑटो से भिड़ गया। अच्छा, मतलब ऑटो ने इतनी हानि पहुंचा दी क्रेटा पे, तो बिल्ड क्वालिटी आपको मतलब ऑटो से भिड़ने में काफ़ी स्पीड पे था। अच्छा अच्छा। और वो एकदम से यू टर्न लेके सामने आ गया, काफ़ी स्पीड पे था, 100 के अराउंड स्पीड पे था, तो उसने एकदम से बीच में से यू टर्न लिया, तो ड्रंक था वो बहुत सीवियरली। अच्छा, तो मतलब काफी उस टाइम मतलब कार खत्म, मतलब राइट साइड से मतलब ऊपर से डैमेज हुआ था, अंदर से कुछ नहीं हुआ था, ऊपर से जैसे कि ये पोर्शन वगैरह थोड़ा फोल्ड हो गए थे। तो एयरबैग डिप्लॉय हुए थे क्या सर? एयरबैग डिप्लॉय नहीं हुआ था उस टाइम। और आप अकेले ही थे उस टाइम कार में? मेरी वाइफ भी थी उसमें। तो कोई सर इंजरी तो नहीं हुई किसी को भी? पता भी नहीं चला कार के अंदर तो। अच्छा अच्छा, मतलब आप खुश हैं, मतलब सेफ्टी भी उस वाइज से। तो उसके बाद जैसे सर ने बताया कि मतलब ये पूरी साइड यहाँ तक ख़त्म हो गई थी, एक साइड से ख़त्म, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी डैमेज हो गया था, और सर को कोई भी मेजर इंजरी या किसी भी तरीके का वो नहीं हुआ था। तो अब सर एक बार अपना इंश्योरेंस का जो उनके साथ एक्सपीरियंस था कंपनी के साथ, वो शेयर करना चाहेंगे? नहीं, इंश्योरेंस का तो बहुत ही अच्छा रहा था। इवन लॉकडाउन के टाइम पे मेरे को उन्होंने शायद 2 या 3 दिन में गाड़ी दे दी थी, 3 दिन में। 3 दिन में रेडी करके? 3 दिन में रेडी, तो कार डैमेज काफ़ी ज़्यादा था इसमें ऊपर से। तो आपने सर इंश्योरेंस कंपनी से ही लिया था या बाहर से करवाया था? कंपनी से लिया था। अच्छा, कंपनी से लिया था आपने। तो सर जैसे कि अब आपने पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस अपना शेयर करा, तो अब जैसे आजकल लोग इसी मॉडल को सब ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एक बार आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपको भी इसी मॉडल ने क्यों अट्रैक्ट किया? मतलब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, म्यूजिक सिस्टम की कमी है, तो यही गाड़ी ठीक रहेगी, आई थिंक मैंने इसीलिए एक मॉडल लिया, वरना दूसरा मॉडल भी मेरे को पसंद था, पर मैंने कहा उसने उस सर्विस एडवाइजर का जानकार था, उसने बताया कि आपको जिस तरह का आपको यूज़ है उस तरह से आपको ये ठीक रहेगी। तो सर आज भी मतलब इस मॉडल को अगर हम बुक कराने जाते हैं तो कम से कम 2 से 3 महीने की वेटिंग तो कंपनी वाले बताते ही हैं। तो आज के टाइम में जो प्लान कर रहे हैं 2022 में हुंडई क्रेटा बेस मॉडल डीजल लेने का, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? मतलब आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगी? देखो, वैसे आज तो मैं अगर गाड़ी लेने जाऊँगा ना, तो मैं एटलीस्ट EX मॉडल ही लूँगा। ई मॉडल तो मैं पर्सनली नहीं लूँगा, क्योंकि ई मॉडल में म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, और वो बाहर का मेरे को पसंद नहीं है। तो मतलब मेंटल पीस के लिए आपको EX ही लेनी चाहिए, एटलीस्ट ई से तो ऊपर अपग्रेड करना चाहिए, ताकि इसमें आप कुछ नहीं भी लगवाओ तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। बाकी सर कार आप आज भी जो 2022 में देख रहे हैं क्रेटा की तरफ, उनको आप रिकमेंड करना चाहोगे? हाँ, नहीं, गाड़ी बिल्कुल रिकमेंडेड है, बिल्कुल एकदम बढ़िया है कार, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो सर ने अपना पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस बताया, उनकी कार भी डैमेज हो गई थी, उसमें भी उनको बढ़िया इंश्योरेंस कवर मिल गया था। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी। अगली वीडियो आएगी, हम सर की हेडलाइट अपग्रेड करके दिखाएंगे। सर HID से भी नाखुश हैं, जैसा कि मैं भी आपको बताता ही हूँ। तो अगर आप में से कोई भी जयपुर से देख रहा है और वो भी अपनी कार का रिव्यू करवाना चाहता है, तो नीचे Gmail ID आ रही होगी या फिर मेरा इंस्टा अकाउंट भी आ रहा होगा, तो उस पर आप DM कर सकते हैं, तो आपकी कार का भी ओनरशिप रिव्यू ले लेंगे। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी। अगर आपको वीडियो बढ़िया, हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।